आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हम सॉल्व करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2024 के पेपर को। हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे आपके पास लिमिटेड नॉलेज हो, हम एक तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ मेथड सीखेंगे जिससे हम लिमिटेड नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 2024 का इसका जो पहला सेक्शन है वो इंग्लिश का सेक्शन है। दिस इज सेक्शन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लास्ट में बहुत भारी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला है गिवन बिलो और 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ 2 सेंटेंसेस। ठीक है, 2 सेंटेंसेस दिए हैं जिनके 4 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, द अरोमा ऑफ फ्रेशली, इट रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड, हर ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, देखो, मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कोई स्टार्ट मतलब सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, वैसे ही बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, तो ये भी नहीं लगता है। द अरोमा ऑफ फ्रेशली, फ्रेशली के बाद क्या हो सकता है? फ्रेशली के बाद कुछ ऐसी चीज़ हो जो फ्रेश हो, तो वो ब्रेड ही हो सकती है। बेक्ड ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ठीक है, द अरोमा, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, तो हम सीधा इसको टिक मारेंगे क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन और है नहीं। आर क्यू बाद क्यू ऐसे ऑप्शन है नहीं, तो ये ठीक है, बाकी सारे गलत है। दिस इज़ ट्रू, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो एलिमिनेट आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड मार्क योर आंसर्स। इस क्वेश्चन को बहुत, इसमें क्या है, 4 पार्ट्स है। इस सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं। हिज perspicacious observations would have revealed insights that had previously gone unnoticed। लगभग इसमें सारे ही ऑप्शंस ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। His perspicacious observations would have revealed insights that had previously gone unnoticed। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक ऑप्शन ये है कि इसमें लास्ट पे जो है वो फुल स्टॉप नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऐसे इसमें कोई गलती है नहीं सेंटेंसेस में, क्योंकि वुड हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद हैड लगाया गया है परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ऐसी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक इस सेंटेंस में है नहीं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो आया है नरेशन पे। दैट इज डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, हमने पता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो किसी जो स्पीच हमने किसी से रिपोर्ट की है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब मैंने मैंने किसी से बात की, उसने मुझे बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। अब मैं किसी को ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं किसी को आगे बोलूँगा वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। जब मुझे किसी ने बोला वो डायरेक्ट स्पीच है, और मैं आगे तीसरे बंदे को बोलूँगा वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो आगे टेंसेस चेंज होंगे। जब मैं तीसरे बंदे को बोलूँगा तो टेंसेस चेंज होंगे। हमें पता है आई जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ही में, चेंज हो जाता है ही में। एम गोइंग की जगह आएगा वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। ठीक है, टू द मार्केट, नाउ की जगह आएगा देन। ठीक है, ही सेड दैट आ जाता है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट देन। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, ही इज गोइंग नहीं आएगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ही सेज
ये भी नहीं आएगा। सेज जब यहाँ सैड है तो सेज नहीं होता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वो प्रेजेंट में चेंज नहीं होता है। वैसे रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से, लेकिन दैट आई वॉज गोइंग, आई नहीं आएगा, तो ये इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। आई की जगह ही आ गया। जो ये कोटेशन मार्क्स हैं इनको, ये जब खत्म हो जाते हैं तो यहाँ डैट लग जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डैट आ जाता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग रूल्स हैं नरेशन के, जो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये इसका बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दैट इज मॉडल्स में है, ठीक है। वो किस पर है? मॉडल्स में। देखो मॉडल्स क्या होते हैं, इंग्लिश में मॉडल्स क्या होते हैं, व्हाट आर मॉडल्स? मॉडल्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, helping verbs which shows attitude of speaker। स्पीकर किस एटीट्यूड से बात कर रहा है टुवर्ड्स हिज एक्शन, टुवर्ड्स हिज एक्शंस, ठीक है। हिज और हर एक्शंस, इसको ही कहते हैं हम मॉडल। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं। डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं। जैसे और टू मॉडल कहाँ यूज होता है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। और टू जो होता है ये ज़्यादा यूज़ होता है फॉर मोरल ओब्लिगेशन, फॉर मोरल ओब्लिगेशन। कहाँ यूज़ होता है? फॉर मोरल ओब्लिगेशन। और ये यूज़ होता है फॉर एडवाइस, जब हम सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं। मोरल ओब्लिगेशन जैसे वी ought to help the needy। मोरल ओब्लिगेशन मीन्स क्या हम सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है। तो मोरल ओब्लिगेशन जैसे वी ought to help the needy, वी ought to help the needy, ठीक है। ज़रूरतमंद की हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। एडवाइस जैसे हम इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे यू ought to अपोलोजाइज, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है। और टू मोर लगता है फॉर मोरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस के लिए, ठीक है। अब वुड, वुड जो है, वुड के क्या क्या यूजेस हैं? वुड जो है ये कंडीशनल, मतलब कोई कंडीशनल चीज़ है जहाँ कुछ कंडीशन रखी गई है, उधर यूज़ होता है, ठीक है। और कहाँ यूज़ होता है? वुड जो है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, कि आप पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि, जैसे मैं अभी इसके एग्जांपल देता हूँ। और जैसे कि आप पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हो तो उस वक्त भी, पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हो तो उस वक्त भी वुड यूज़ होता है। कंडीशनल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कंडीशनल वुड ट्रैवल आई वुड ट्रैवल इफ़ आई हैड मनी। मतलब मैं ट्रैवल करूँगा जब मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा होता है मैं ट्रैवल करता, ठीक है। या पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे मैं बोलूँगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, तो एक रिक्वेस्ट में बोल रहा हूँ कि आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो, ठीक है। या पास्ट हैबिट्स जैसे मैं लिखता हूँ इसको चाइल्ड एज अ चाइल्ड ही 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 वुड प्ले, एज अ चाइल्ड ही वुड प्ले हियर, ठीक है।
तो ये हैबिट है। देखो ये जो सेंटेंस है ये भी इसी पैटर्न पे है, ये कंडीशन की पैटर्न पे है, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, वी वुड हैव लॉक्ड द गेट, ठीक है, हमने दरवाज़ा बंद किया होता, कंडीशन है ना, तो डॉग बाहर नहीं गया होता, ठीक है। सो इधर वुड आएगा, इस केस में बी इज द ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं, हम बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस डिटेल में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? आपको पता है मे हम फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें फॉर्मल परमिशंस लेनी होती है, हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और किस लिए? जैसे मे आई कम इन, मे आई बी एक्सक्यूज्ड, कुछ भी, ठीक है। या तो पॉसिबिलिटी जब शो करते हैं उस लिए भी यूज़ करते हैं, और विश के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी जैसे हम बोलेंगे द प्रोजेक्ट में बी डिलेड, द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट में बी डिलेड, द प्रोजेक्ट में बी डिलेड। वैसे ही विश के लिए, जैसे विश हम कर बोलते हैं किसी को मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। सो किसी को हम विश करते हैं उस लिए भी मे का यूज़ होता है, ठीक है। फॉर्मल परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और विश के लिए, ठीक है। मे की ये यूजेस है। फिर हम हैव टू देखते हैं, ठीक है। हैव टू ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल्स की यूज़ पे है। हमने सिलेक्ट जो भी परफेक्ट आर्टिकल है, जो भी यहाँ सूटेबल आर्टिकल्स हैं, उनको यूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सुधा इज स्टडिंग इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फॉर देयर फ्रॉम देयर इट विल टेक डैश फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट। हमें पता है कैनेडियन, अगर हम यहाँ देखेंगे कैनेडियन, ये कौन सी वॉइस निकाल रहा है? के की वॉइस निकाल रहा है। के इज के इज व्हाट? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। के जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जब जब कॉन्सोनेंट जैसी वॉइस हो यहाँ, ठीक है, तो हम वहाँ ए का यूज़ करते हैं, नो एन का नहीं करते हैं, ठीक है। और आर के केस में, अब देखो यहाँ ए है तो आप सीधा टिक कर सकते हो क्योंकि पहले कहीं भी ए नहीं है, तो डी इसका ऑप्शन है। एन जो है, एन जब वॉवल का साउंड वर्ड शो करे तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे और में ओ की आवाज़ आ रही है, तो ओ जो है दैट इज वॉवल, वो क्या है? वॉवल है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अब देखो, अब ये पैसेजेस जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको इसका एक पैटर्न बताऊंगा कि हम इसको एड्रेस कैसे करते हैं। देखो, इसमें आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा पैसेज को थोड़ा स्पीड से पढ़ो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप फिर भी स्पीड से पढ़ते रहो, आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा पैसेज का। ऐसे ही सी सैट में होता है, जो भी बड़े एग्जाम है, केस के एग्जाम में जो सी सैट का पेपर होता है, चाहे वो यूपीएससी का हो या जेके एएस का पेपर हो, उसमें हमेशा उसमें बहुत सारे पैसेजेस आते हैं, और अगर आप एक रिदम से पैसेज को पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, उसका मेन क्रक्स आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आप वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ोगे तो आपका रिदम वैसे नहीं रहता है, हमेशा एक एक लाइन पूरी पढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई वर्ड आए नहीं, आपको पूरे सेंटेंस की समझ आ जाती है, ठीक है। देखो, जैसे इसको पढ़ेंगे, ये इजी है ऐसे। लास्ट वीक लास्ट वीकेंड माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक इन द माउंटेन्स, वी पैक्ड our bags with essentials and started early in the morning. As we were walking, we came across a beautiful stream. The sound of the water was very soothing. My friend said, "This is so beautiful." I agreed and we sat by the stream for a while. Suddenly, we heard a rustling noise. I turned to my friend and asked, "Did you hear that?" They nodded and said, "Yes, I did. Let's go check it out." When we go when we got up to continue our hike, we saw a steep hill ahead. My friend looked at me and said, "Climbing this will be a piece of cake." I smiled
and replied, "Let's do it." We started climbing, and despite the incline, it was easier than we had expected. Before long, we reached the top and were awarded with a stunning view of the valley below. What a beautiful view, I said. We took a moment to appreciate the beauty around us before heading back down. ठीक है, अब यहाँ क्या है, कुछ फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, कुछ इडियम्स यूज़ किए गए हैं इस पैराग्राफ में, जो हमने देखने हैं कि उनका क्या, ठीक है, उनका क्या मतलब, उनकी मीनिंग्स क्या है। ठीक है, देखो क्या क्या है। इधर पूछा गया है कि पीस ऑफ केक का, अब पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है जो बहुत ईजी हो, मतलब जैसे उनको लगा कि यहाँ से इस पहाड़ पे चढ़ना जो है, इस चोटी पे चढ़ना जो है वो बहुत आसान है, पीस ऑफ केक बहुत ईजी है। उसके लिए जो मोस्टली यहाँ वर्ड जो है वो है फैसाइल टास्क, जो इजी टास्क होता है, जो बहुत इजी टास्क होता है। ठीक है, स्ट्रीनुअस टास्क जो होता है, इसका मतलब स्ट्रीनुअस का मतलब होता है जो टफ चीज़ हो। ठीक है, क्वर्की एक्सपीरियंस इसका भी होता है जो थोड़ी टफ चीज़ हो, थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, अब बिजार इवेंट, अब बिजार जो वर्ड होता है दैट इज अजीब, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ। फैसाइल टास्क मीन्स इजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस इज नॉट यूज इन द एबो पैराग्राफ। देखो ऊपर कौन से प्रोनाउन, देखो ऊपर आपको पता है कि इसने स्टार्टिंग में ही बोला है, माई फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द माउंटेन। जब ये दो हैं तो मोस्टली यहाँ जो है प्लूरल, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल हैं। जैसे वी है, दे है, आवर है। ठीक है, तो ये यूज़ हुए, शी यूज़ नहीं हुआ इधर। ये तीनों क्या है, ये प्लूरल है। शी जो है वो सिंगुलर है, एक के लिए यूज़ होता है ना, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट जो है वो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो होमोफोन्स हैं या होमोनीम्स हैं। होमोफोन्स वो होते हैं, होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स जिनका जो सेम क्या हो, उनकी वॉइस हो, साउंड जो है, फोन्स मीन्स साउंड, उनकी जो साउंड है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो जिनकी साउंड जो है वो सेम हो, चाहे उनका मीनिंग डिफर करे, चाहे चाहे उन वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो या उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, लेकिन वो उनकी जो बोलने की आवाज़ है, जो साउंड है वो सेम है। ठीक है, तो बैक्स का कोई होमोफोन नहीं है, अक्रॉस का कोई होमोफोन नहीं है, हियर का होमोफोन है। ठीक है, जैसे हम हियर और एच ई आर ई हियर, ये दोनों होमोफोन्स हैं, बोलने में सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन बोलने में सेम है। ठीक है, व्यू का भी कोई होमोफोन नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो हियर है। ठीक है, हियर जो है वो होमोफोन है, उसमें बोलने के लिए उनकी साउंड सेम है, चाहे डिफरेंट मीनिंग हो या डिफरेंट स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, जिसमें पंक्चुएशन जो है वो ठीक है, हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। देखो ये हमने दिया है, व्हाट इज दिस, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच है ना ये। जया सेड दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग कम ऑन। ठीक है, देखो पहले तो हमें पता है कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच होता है या डायरेक्ट सेंटेंस होता है, जया सेड, इसके बाद हमेशा कॉमा लगाना होता है, कॉमा इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन पहली बार है, सी में है और डी में भी है। ठीक है, उसके बाद कोटेशन, दूसरी बात जो होती है जब आप कोटेशन डालते हो, ठीक है, कोटेशन मार्क बिगिन जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद मोस्टली हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि इन्होंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ये रूल है, पंक्चुएशन के रूल है। चलो अगर आप ये भी नहीं देखते हो, दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड, दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड, दे वर गेटिंग रियली एक्साइटेड, तीनों में सेम है। एंड वर शाउटिंग, एंड वर शाउटिंग। अब यहाँ हम देखते हैं, देखो कम ऑन, कम ऑन क्या है, एक एक्साइटमेंट है, एक थोड़ा वो है, एक्साइटमेंट है तो
इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। आप एक्साइटमेंट हो या हैरान हो या ठीक है या दुख हो तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं। एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है, बी ऑप्शन तो हमने निकाल दिया, इसमें भी नहीं तो ये डी ऑप्शन भी निकल जाएगा। फिर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को भी हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ये कोटेशन में रखना है। कोटेशन में इधर है, इधर देखो, ये ऑप्शन तो निकल गया, ये भी निकल गया, इधर है, लेकिन इधर को जो सिंगल कोटेशन मार्क है वो इस साइड एक है, इस साइड इनको भूल गया है डालना। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। देखो अब पहले सेंटेंस में देखो, जय सेड, ये ठीक है, कॉमा भी प्रेजेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमा जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कोटेशन मार्क बिगिन, देवर गेटिंग रियली एक्साइटेड एंड वर शाउटिंग कम ऑन। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसके अलग से देखो, यहाँ दो, यहाँ तीन है ना, ये दो और दो इसके अपने हैं, और एक जो लास्ट पे है वो इसके साथ है, वो कोटेशन मार्क क्लोज है, ये बिगिन एंड क्लोज, ठीक है। ओके, आई समझ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, और ये सेंटेंसेस इजी है, मतलब आपको देखो यहाँ उस ऑप्शन को पहले काट दो, जो ऑप्शन आपको पता है कि बिल्कुल गलत है उसको पहले काट दो, ताकि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रहे और आपके पास ज़्यादा क्लियरिटी से आंसर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड्स आते हैं जिनके सिनोनियम्स या एंटोनियम्स पूछते हैं, इन वर्ड्स पे तो थोड़ा आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ कोई लॉजिक लगता नहीं है। लॉजिक आप लगा सकते हो ऐसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे देखो इसका सिनोनियम्स पूछा है, आपको अगर नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है कि गैलेंट का सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है गैलेंट का, आपको नहीं पता है, आप देखो इसके अपोजिट वाले जो इसके सिनोनियम्स नहीं है वो वर्ड्स, अगर आपको पता है कि वो ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कावर्ड बुज़दिल होता है, ठीक है, और टिमिड भी बुज़दिल होता है, जो डरपोक हो, जिसको हम डरपोक कहते हैं। इसका मतलब डरपोक वाले वर्ड जो होंगे वो इसका मीनिंग नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला हो सकता है, मतलब जो बहादुर हो, तो वो वैलियंट, वो वर्ड जो है दैट इज़ फॉर वैलियंट। वैलियंट जो वर्ड है दैट इज़ फॉर ब्रेवरी और बहादुरी, जिसको हम गैलेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनियम्स यहाँ एक ही होगा, लेकिन इसके ऑटोनियम्स या एंटोनियम्स, ऑटोनियम नहीं एंटोनियम्स जो यहाँ होंगे वो बाकी वर्ड्स इसके एंटोनियम्स होंगे। ऐसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, जैसे इडियोसिनक्रेसी, इसका हमने एंटोनियम देखना है, वो एक ही होगा, बाकी जो होंगे वो सिनोनियम्स होंगे। अगर आपको दो वर्ड ही पता है, जैसे पेक्यूलियरिटी, ठीक है, या ऑडिटी। देखो ऑडिटी जो चीज़ ऑड है, ठीक है, पेक्यूलियरिटी जो चीज़ थोड़ी पेक्यूलर है, थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, तो है ना ये वर्ड दोनों सेम, इसका मतलब इन दो में से कुछ नहीं हो सकता है। इरेटिसिज्म, हम बोलते हैं ना इरेटिक मॉनसून है या इरेटिक रेनफॉल है, इरेटिक रेनफॉल होता है जो अजीब किस्म का है, जो कंटिन्यूस नहीं है, जो जिसमें बड़ी डिसकंटिन्यूटी है, तो ये वर्ड भी इनके साथ मैच होता है। इसका मतलब एक वर्ड बचता है कन्फॉर्मिटी, जो इडियोसिंक्रेसी का अपोजिट है। इसका मतलब इडियोसिंक्रेसी जो है, इसका मतलब होता है, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है ऑडिटी भी होता है, पेक्युलरिटी भी होता है और इरेटिसिज्म भी होता है, और इसका जो अपोजिट है दैट इज कन्फॉर्मिटी। आइए आपको समझ, ठीक है, मतलब जो थोड़ा अजीब है उसको हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं, जो हटके हो। कन्फॉर्मिटी हमेशा होता है कन्फॉर्म, कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं उसको, कन्फॉर्मिस्ट, मतलब जो सोसाइटी को ज़्यादा फॉलो करता है, सोशल नॉर्म्स को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, उसमें कुछ पेकुलरिटी नहीं होती है, जैसे हम सोसाइटी में फंसे हैं वैसे चल रहे हैं, ठीक है, जो घिसी पिटी चीज़ें आ रही हैं पहले से कि ये करना है ये करना है, तो हम वही कर रहे हैं, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं ला रहे हैं, ठीक है, कुछ पेकुलर नहीं है हमारे अंदर, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो इडियोसिंक्रेसी वो होते हैं, या उसका वो मतलब होता है जो थोड़ा अलग हो, ऑड हो, जो नॉर्मल है उससे अलग हो, नॉर्मल जो है उससे अलग हो, जो नॉर्मल नॉर्म्स है सोसाइटी के उससे थोड़ा वो अलग है, ठीक है, पेक्युलरिटी भी अलग
इरेटिसिज्म भी अलग। तो इसका जो ऑटोनीम एंटोनीम है दैट इज कन्फर्मिटी। ओके, आई समझ, आप ऐसा देख सकते हो। आप देखो जैसे इसका इसके इसका जो मीनिंग वाला होगा वो एक ही वो होगा, बाकी जो तीनों होंगे वो थोड़ा सेम सेम मीनिंग के होंगे। अगर आपको ऐसे निकालने आ गए ना, आप ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इडियम्स और फ्रेजेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बी इन द कंफर्टेबल सिचुएशन। ऐसा तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टूथ, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है ना। टू डू मोर देन यू कैन एक्चुअली डू, टू स्पॉइल समवन्स मोमेंट ऑफ प्रेज, ये भी बहुत कुछ मैच नहीं हो रहा है। इन दो में थोड़ी कंफ्यूजन इंसान को हो सकती है, नैरोली अवॉइडिंग समथिंग या टू डू मोर देन यू कैन डू एक्चुअली। इसका जो मीनिंग होता है दैट इज नैरोली अवॉइडिंग समथिंग बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। देखो जब हम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब जब आप किसी भी सिचुएशन से थोड़ा मतलब बचा लेते हो ना अपने आप को, किसी भी डेंजर सिचुएशन से, उसको ही हम कहते हैं बाय द स्किन। इसका मतलब होता है, मैं बताता हूँ, पूरा मीनिंग लिख लेता हूँ मैं इसको। इसका मतलब होता है टू सक्सीड, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग बाय द नैरोवेस्ट मार्जिन। ठीक है, पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, नैरोवेस्ट मार्जिन से आप कुछ चीज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई डिजास्टर को अवॉइड कर रहे हो। जैसे आपको फेलियर आया, आप जैसे आपको एग्जाम पास आप कर गए 2-3 मार्क्स से, तो आपने उसको अवॉइड कर दिया नैरो मार्जिन से, उसको ही कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशंस आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रपोजिशंस, देखो प्रपोजिशंस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रपोजिशंस, मैं आपको बताता हूँ। प्रपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रपोजिशंस जो होते हैं, प्रपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच कनेक्ट, जो सब्जेक्ट को, जैसे शी स्टूड, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट पढ़ा है ना आपने, प्रेडिकेट भी कहते हैं इसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट को। ठीक है, इसमें क्या आएगा, शी स्टूड डैश द विंडो, लॉस्ट इन द थॉट डैश हर फ्यूचर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, शी स्टूड, इसका बी है, इसका देखो ये ऑप्शन है, इसका डी है, बिसाइड द विंडो, शी स्टूड बिसाइड द विंडो। ठीक है, लॉस्ट इन द थॉट अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, बिसाइड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जरा मैं ये देखते हैं कि बिसाइड को हम कहाँ यूज़ करते हैं। बिसाइड को हम यूज़ करते हैं जब हमें दिखाना हो फिजिकल, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, मतलब हमने दिखाना हो कि कोई चीज़ कितनी करीब है, कोई चीज़ फिजिकली कितनी करीब है। कोई दो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़ें दो फिजिकली कितनी करीब है, उसको हम तब हम बिसाइड यूज वर्ड करते हैं। ठीक है, अबाउट द फ्यूचर, जब भी आप, ठीक है, जब भी आप थॉट का यूज करते हो, थॉट के बाद मोस्टली अबाउट यूज होता है। ठीक है, थॉट अबाउट हर, थॉट अबाउट हर फ्यूचर, थॉट अबाउट हिम, थॉट अबाउट हिज लाइफ। ठीक है, तो थॉट के बाद मोस्टली अबाउट का यूज होता है, याद रखना, थॉट के बाद मोस्टली अबाउट का यूज होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन है।
ओके, आई समझ। इसका जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन है। अब यहाँ भी हमने अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस यूज करने हैं। द टीम वर्क टायरलेसली डैश द गाइडेंस ऑफ देयर कोच। आपको पता है जब भी गाइडेंस का यूज होता है तो अंडर यूज होता है, अंडर द गाइडेंस। देखो अंडर के लिए आ गई ये दो, अंडर द गाइडेंस, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर कोच टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग आएगा, टूवर्ड्स नहीं आएगा। टूवर्ड्स होता है कि मतलब जब चीज, जब किसी डायरेक्शन में हम जा रहे होते हैं, ठीक है, किसी डायरेक्शन में जा, तो यहाँ किसी डायरेक्शन में हम जा रहे नहीं हो रहे हैं। ड्यूरिंग जो यूज होता है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? चैलेंजिंग टाइम है, जब चैलेंजिंग सीजन है, तो इसलिए हम यहाँ ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अंडर यूज होता है मोस्टली अंडर द गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस और सुपरविजन कह सकते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, आई समझो आपको? ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव के लॉज तो आपको पता ही है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है। क्या हो सकता है? अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग, जब भी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सेंटेंस में, तो उधर हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे इज हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब V1, जैसे इज प्लस बी, बीइंग यूज करते हैं, ठीक है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने इस पहले वाले ऑप्शन में इन्होंने सब्जेक्ट को कहीं लाया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाई दैम, दे का दैम हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। अ फेयरवेल पार्टी वाज, टेंस इसमें चेंज नहीं होता है। देखो यहाँ भी, ये भी, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे दूसरा ऑप्शन जो है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टेंस की फॉर्म चेंज नहीं हो रही है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट नहीं हो रहा है, टेंस सेम रह रहा है। ए फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ टेंस चेंज हो रहा है तो ये गलत है, और यहाँ भी टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पास्ट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट, ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में जा रहा है, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर में जा रहा है, तो ये दोनों गलत है। टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन रूल जो है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तब बीइंग यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई समझ आपको? यहाँ टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये हमारा इंग्लिश था। इसको थोड़ा अप्रोच आप सीख लो इसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वर्ड्स हैं तो उनको हमने कैसे देखना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मोस्टली बच्चों के गलत हो जाते हैं, लेकिन आप देखो कि जो अपोजिट वाले वर्ड हैं या जो सिमिलर वाले वर्ड हैं वो ज़्यादा है या कम है। जैसे इसमें हमें सिमिलर वाला ढूंढना है तो अपोजिट वाले यहाँ ज़्यादा होंगे, इसमें हमने अपोजिट वाला ढूंढना है तो सिमिलर वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इन चीज़ों को और चीज़ें आसान हो जाएंगी। थैंक यू। हम नेक्स्ट नेक्स्ट में अगले सेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको हम